नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता, आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर एट अड्डा 24/7 CUET टाइटन्स। और हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्री प्रिपरेशन बैच फॉर CUET UG 2027। तो ये उस बैच में CUET UG पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर होने वाला है, जो होगा एक वन शॉट वीडियो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम कैसे करेंगे तैयारी। पहले हम देखेंगे वन शॉट वीडियो रिगार्डिंग द चैप्टर विच यू आर गोइंग टू रीड। उसके बाद एक थॉरो रीडिंग करेंगे बुक की, ठीक है। उसके बाद वही सेम चैप्टर पे बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ सॉल्व करते हैं इन लाइव सेशंस, और वहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर है नेशन बिल्डिंग, जो आपके CUET UG पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला टॉपिक है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो ना, तो उसका भी आपकी जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका भी सबसे पहला चैप्टर है यही है, नेशन बिल्डिंग। तो आपकी बुक में एक कविता दी गई, एक नज्म फैज अहमद फैज की, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इस नज्म का ना या इस कविता का नाम है सुबह आज़ादी, मतलब आज़ादी की सुबह। पर इतना पेन क्यों है इस कविता में? क्योंकि जो आज़ादी होती है वो तो बहुत सारे खुशियां लेके बहुत हैपनिंग होती है ना, हम कितने खुश होते हैं यार, इंडिपेंडेंट हो गए। अभी भी 80 सालों के बाद, 80 सालों के बाद हम अपना 80th इंडिपेंडेंस डे भी हमने मनाया, तो कितने कितने उत्साह से, कितनी खुशी से मनाया। फिर आखिर क्या रीज़न था कि उन्होंने जो सुबह आज़ादी नाम की कविता ही लिखी, वही इतना पेनफुल, इतना दर्द भरा था? तो इसका रीज़न ये है कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली ना, उसकी एक उसकी एक कॉस्ट थी। और वो कॉस्ट क्या थी? पार्टीशन। इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो उसके साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया। जो हमारा अखंड भारत था ना, वो दो टुकड़ों में बट गया। हाउ डिड इंडिया होल्ड टुगेदर व्हेन एवरीथिंग सीम्ड टू पुल इट अपार्ट? और ऐसे में भारत ने अपने आप को कैसे एकजुट करके, कैसे अपने आप को स्थिर बनाए रखा, जब सब कुछ इधर उधर घूमे जा रहा था, सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। क्योंकि इतना बड़ा देश का बंटवारा हो गया था, इतने बड़े देश का। ऐसे में, और देश नया न्यूली इंडिपेंडेंट भी था, तो ऐसे में कैसे चीज़ें कंट्रोल की गई, कैसे चीज़ों को स्थिर रखा गया। आज हम जिस स्टेबल कंडीशन में है ना, आपको लगता है अभी परफेक्शन पे नहीं पहुंचे, पर उस टाइम जैसे 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। और ये ना अवेलेबल डेटा है, जो डेटा अवेलेबल है ही नहीं उनकी संख्या तो अनगिनत है। तो चलो पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। द कॉन्टेक्स्ट 1947 फ्रीडम केम विद अ डिफिकल्ट बिगिनिंग बिकॉज पार्टीशन। तो बिगिनिंग तो डिफिकल्ट होनी ही थी ना, आज़ाद हुए तुरंत हमारा बंटवारा भी हो गया, तो जो हमारी फ्रीडम थी ना, वो बहुत कठिन शुरुआत लेके आई थी। और देखो 14-15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुए हम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत उनका फेमस स्पीच है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जो इन्होंने किसको संबोधित किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इन्होंने किसको संबोधित किया था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण देते हुए? तो किसको किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की रात को एट द आवर ऑफ मिडनाइट, जब देश आज़ाद भी हुआ और पार्टीशन भी हुआ, तो उन्होंने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम का लेक्चर दिया। फ्रीडम एकम्पनीड बाय पार्टीशन। तो जो हमारी आज़ादी थे, एज मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जो हमारी आज़ादी थी, वो उसको कंपनी देने कौन आ गया था? पार्टीशन। साथ साथ में बंटवारा भी आ गया था, ठीक है। देखो द बिग क्वेश्चन, कैन इंडिया रिमेन यूनाइटेड? अब जब हम इतना हमको कंपनी किसकी मिल गई थी? बंटवारे की, फ्रीडम के साथ। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत यूनाइटेड रह पाएगा? अब हमारा देश जितना बचा है, पाकिस्तान तो अलग हो गया ना, तो जितना बचा था वो भारत ही था। तो अब वो यूनाइटेड रह पाएगा, और रहेगा तो कैसे रहेगा? कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव इन द ट्रांजिशन? और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, एक अखंड भारत से दो जगह जगह हो जा रहे हैं, फिर जो बचा खुचा है, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है कि इतने बड़े देश से इतना मतलब बचा हुआ देश, तो उसमें डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी? एज हमने ऑलरेडी सोच रखा था फ्रॉम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कि हमारे देश में क्या होगी? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर जब देश में बंटवारा हो चुका है, इतनी उथल पुथल मची है, इतने राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे में डेमोक्रेसी को कैसे सरवाइव करना है? दिस वॉज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। हाउ विल डाइवर्सिटी बी अकोमोडेटेड? अब डाइवर्सिटी ही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से पार्टीशन हो गया।
डाइवर्स ऑफ रिलीजन्स, हिंदुइज्म, मुस्लिम, है ना। तो ये डाइवर्सिटी की वजह से जब पहले एक बार पार्टीशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, तो अब फिर ये डाइवर्सिटी कैसे स्टे करेगी, कैसे रुकेगी, कैसे एक नेवली इंडिपेंडेंट देश में डाइवर्सिटी बची रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था नेशन बिल्डिंग के सामने, ठीक है। अब देखो क्या मोटो क्या था नेशन बिल्डिंग का, यूनिटी प्लस एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब यूनाइट करके रखना है। और जो डाइवर्स सोसाइटी, हमारा बहुत लार्ज कल्चर है ना। अब देखो अभी रिसेंटली किसी का इंटरव्यू वायरल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप अगर कहीं नहीं जा सकते तो आप इंडिया में जाओ, बिकॉज हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतने तरह तरह के कल्चर, वो गाना गाते हैं हम ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो इतना डाइवर्स है हमारा देश ना, पर ये जितना एस्थेटिक, जितना खूबसूरत बोलने में देखने में लगता है, उसको एक साथ रखना उतना ही बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक चैलेंज था, यूनिटी प्लस एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अब हमारी टेरिटरी ऑलरेडी कम हो चुकी थी, कुछ पाकिस्तान बन गया था ना, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है, तो ये दो टेरिटरीज ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब इतने में जो बची थी उनको कैसे इंटीग्रेट करके रखना, ये भी एक चैलेंज था। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जब देश आज़ाद हुआ तो दो तरह के थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे और जो रेडी थे भारत का अखंड भाग बनने के लिए, पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जो नहीं चाहते थे कि वो भारत का अभिन्न अंग बने इन द इनिशियल फेज। वो चाहते थे कि हमारा जैसे है वैसे हमारा राज्य अलग रहेगा, हम इस पे रूल करते रहेंगे। तो उनको एक साथ इंटीग्रेट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। फिर देखो लिंग्विस्टिक रीजनल एस्पिरेशंस, अब जो लिंग्विस्टिक यानी भाषाई और क्षेत्र क्षेत्र के अपने एस्पिरेशंस यानी महत्वाकांक्षाएं थी, उनका भी ध्यान रखना था कि उनको हम किसी चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते थे, इग्नोर नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑलरेडी इसी इग्नोरेंस या इसी कहे जाने के मतलब मैनिपुलेट किया गया कि आपको इग्नोर किया जा रहा है कुछ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस या मुस्लिम्स को, तो हमारा बंटवारा ही हो गया। तो अब फिर ना हम ये चांस नहीं ले सकते, तो इसलिए लिंग्विस्टिक और रीजनल एस्पिरेशंस जो थे उनका भी ध्यान रखना था। अब वाइडर एजेंडा क्या था कि नेशन बिल्डिंग हमें किस आधार पे करनी थी, मतलब लास्ट और क्या चीज़ों के बारे में सोच के हमें नेशन बिल्ड करना था। तो जी था एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ऐसा नेशन बनाना था जिसमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो सके। मोनार्की नहीं चाहिए थी, हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी, तो डेमोक्रेसी जहाँ पे चल सके, एस्टैब्लिश हो सके इजीली, ठीक है। फिर डेवलपमेंट प्लस वेलफेयर फॉर ऑल, जहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और सबका वेलफेयर फॉर ऑल मतलब सबका कल्याण हो सके, ठीक है। इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल्ड, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कौन से थे, मतलब जिनको लगता था कि उनको फायदा थोड़ा सा कम हो रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा नहीं सोचा जा रहा है, तो उनको भी समानता और उनका भी ध्यान रखने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए था। ऐसे नेशन की हमें ज़रूरत थी। फिर देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो जो देश ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे यहाँ पहले देखो इतने सारे इन्वेडर्स आए, इतनी बार इन्वेड किया गया भारत को। मुगल्स आए, उसके बाद फिर 200 सालों तक कॉलोनियल रूल रहा, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिश आए, तो हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, वो पूरी तरह से लुट चुका था और हमारे यहाँ भर भर के गरीबी बस गई थी। तो इस गरीबी को, इस पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट करना है और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इस बारे में भी सोच के नेशन को बिल्ड करना था, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट चैलेंज यूनिटी विद डाइवर्सिटी, तो सबसे पहला चैलेंज क्या था, यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, मतलब हम जो इतने डाइवर्स लोग हैं, जैसे मैंने कहा रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, तो उनको यूनाइट करके कैसे रखना। यूनिटी का मतलब नेशनल यूनिटी इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कि सब लोगों को एक जैसे कर दो। यूनिटी का मतलब होता है आप जैसे हो वैसे रहो, मैं आपका रिस्पेक्ट करूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ, आप मेरे रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जो जैसे है उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना, उसी तरह रखना ही यूनिटी कहलाता है। ये नहीं कि सबको, हमारा कभी भी मोटो नहीं रहा है कन्वर्जन का, हमने हर रिलीजन को, हर राष्ट्र को, हर देश को सम्मान किया, ठीक है। तो यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। अब देखो इंडिया वॉज कॉन्टिनेंटल इन साइज, बहुत बड़ा देश है हमारा, और डाइवर्स क्या है, लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड रिलीजन्स। लैंग्वेजेस तुम जानते ही हो
कि कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु, तमिल, हिंदी, भोजपुरी, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और कल्चर और रिलीजन भी जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई रिलीजन्स में कल्चर्स हमारे कितने डिफरेंट है। अब कल्चर का मैं तो आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मकर संक्रांति का फेस्टिवल ले लो, तो मकर संक्रांति आती है 14-15 जनवरी को, है ना। तो मकर संक्रांति में आप बिहार में जाओ तो वहाँ पे चूरा दही खाते हैं। चूरा मतलब कच्चा पोहा, कच्चा पोहा के साथ दही खाते हैं। फिर बिहार से एकदम पास में ही जो है ईस्टर्न यूपी, तो वहाँ आप जाओगे ना तो वहाँ पे खिचड़ी, दही, मूली, नींबू, ये सारी चीज़ें खाते हैं। फिर ईस्टर्न यूपी की बात ये तो रही। आप वेस्टर्न यूपी में जाओगे तो वहाँ पे बस हवन वन होता है और बाकी पूरी सब्जियाँ ऐसी नॉर्मल खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर वेस्टर्न यूपी से थोड़ा सा और आगे आएंगे, जब आप गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में उस दिन पतंगबाजी की जाती है, खाने की चीज़ें नॉर्मल ही रहती हैं। फिर गुजरात से थोड़ा सा नीचे आएंगे, महाराष्ट्र जब आप जाएंगे तो वहाँ तिल गुड़ बनाते हैं, खाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। अब एक त्योहार और बहुत पास पास, जैसे यूपी बिहार, अगर आप नहीं देख रहे ना कि बिहार और ईस्टर्न यूपी पास पास है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी के ही डिफरेंसेस देख लो। इतना डाइवर्स कल्चर है हमारा कि एक ही स्टेट में एक ही फेस्टिवल को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो ऐसी डाइवर्सिटी को संभाल के रखना, उनको यूनाइट करना बहुत बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग में। फिर क्या है, द फियर डाइवर्सिटी माइट प्रोड्यूस फ्रेगमेंटेशन रेदर देन यूनिटी। ये जो डाइवर्सिटी थी, जो मैंने कहा बहुत एस्थेटिक लगती है, वो यूनिटी की जगह फ्रेगमेंटेशन यानी खंड खंड में विभाजित कर सकती थी देश को। ये डाइवर्सिटी ही थी जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारा देश 2 खंडों में बट गया था, पाकिस्तान और इंडिया। अब इसकी वजह से और भी खंड ना हो जाए, ये भी देखना था, ये भी एक चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का। फिर देखो कोर टास्क, build a united nation without simply rejecting regional and sub-national identities। और हमारा एक कोर टास्क क्या था कि रीजनल और सब नेशनल जो भी आइडेंटिटीज हैं उनका भी हमें ध्यान रखना था, हमें सबको एक रंग में नहीं रंगना था। जिनकी जो भाषा है, जो कल्चर है, जब देखो आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो वहाँ के लोग कुछ अलग तरह से कुछ कुछ कपड़े पहनते हैं। फिर हमारे प्रधानमंत्री भी जब कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोगों के कपड़े, टोपी, ये सब पहन के दिखाते हैं। हिमाचल में जाओ तो अलग तरह की टोपी पहनते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लुंगी पहनते हैं ना। ये उनके रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं जिनको भी हमें समायोजित करके सुरक्षित करके रखना होता है। तो नेशन बिल्डिंग का एक ये भी चैलेंज था, या ये भी टास्क था, कोर टास्क था कि इन रीजनल चीज़ों को रीजनल आइडेंटिटीज़ को संभालना है, इनको दरकिनार नहीं होने देना, ये सारी चीज़ें सुरक्षित रहनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम एंकर नेशनल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। यूनिटी अलग चीज़ होती है, यानी सबका रिस्पेक्ट हम करेंगे, जो जैसा है उसी रूप में। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि आप भी हमारे रंग में रंग जाओ, आप भी हमारी तरह हो जाओ। ठीक है। अब देखो पार्टीशन, 2 नेशंस 1 शेयर्ड हिस्ट्री। पार्टीशन के बाद एक ऐसा देश हमसे अलग होके बन चुका था जिसका इतिहास भी हमारे जैसा ही था, जो भी उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं स्ट्रगल से गुजरा था जिससे हम गुजरे थे, जिससे भारत का जो भी जैसा इन्वेड, जितना भारत को किया गया उतना पाकिस्तान को भी इन्वेड किया गया है ना। हम पे भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया, पाकिस्तान पे भी किया। अब ऐसे में वाई पार्टीशन की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, जब हिस्ट्री हमारी सेम है, स्ट्रगल्स हमारे सेम है, सारी चीज़ें सेम ही हैं, तो ऐसे में पार्टीशन क्यों करना पड़ा। तो क्योंकि मुस्लिम लीग ने दिया 2 नेशन थ्योरी, और मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने दिया 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी क्या होती है, डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान, यानी हमें एक अलग देश दो। इस थ्योरी को ही 2 नेशन थ्योरी कहते हैं, जो मुस्लिम लीग ने प्रपोज किया है ना, डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। अब देखो कांग्रेस अपोज द 2 नेशन थ्योरी, तो इनिशियल फेज में ना कांग्रेस ने अपोज किया कि 2 नेशन नहीं बनेगा, जो भारत है जैसा है अखंड वैसे ही रहेगा। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि किस तरह से राइट्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से दंगे हो रहे हैं, लोग अब नहीं काबू में होने वाले, तो अल्टीमेटली इनको मानना पड़ा कि हाँ भाई 2 नेशन थ्योरी इज समथिंग विच हैव टू बी डन, मतलब 2 नेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस भी रेडी हो गई। और देखो पॉलिटिकल कंपटीशन था इनके बीच, ये भी रीजन था ये पार्टीशन होने का। पॉलिटिकल कंपटीशन किसके किसके बीच था, मुस्लिम लीग और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन था कि हु विल रूल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था, जवाहरलाल नेहरू को भी बनना था। ऐसे में ना
जो पॉलिटिकल कंपटीशन था ये भी एक रीजन बना पार्टीशन का। और देखो ब्रिटिश रोल शेप्ड द आउटकम, तो ब्रिटिशर्स ने बाद में भले कहना शुरू कर दिया कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, पार्टीशन को रोक दो। बाद में मतलब जब इनिशियली शुरू हुआ था ये प्रपोजल की टू नेशन थ्योरी वाला, तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं भाई ये तो बहुत गलत है, भारत को अखंड ही रहने दो, जैसे हम छोड़ के जा रहे हैं वैसे ही रहने दो। पर जो इसका आउटकम जो हुआ ना, जो टू नेशन बना ना, इसको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ही शेप किया था। बिकॉज वी ऑलरेडी नो डिवाइड एंड रूल किनकी पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की। यहीं से इन्होंने बीज डालना शुरू किया हिंदू मुसलमान का, और वहीं से हमारे देश के बंटवारे की नींव पड़ गई। अब देखो हाउ वाज द बॉर्डर ड्रॉन, बंटवारे के रीजन तो हमने जान लिए कि क्यों, क्या क्या रीजन था। मुस्लिम लीग के एस्पिरेशंस के हमें टू नेशन थ्योरी दो, फिर उसके बाद से कांग्रेस ने अपोज किया, पर बाद में कांग्रेस भी मान गई, तो ये भी था। फिर ब्रिटिशर्स ने ये शेप किया था, तो ये रीजन था। अब ड्रॉन बॉर्डर को बनाया कैसे गया, तो रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल थी, यानी जहां पे रिलीजियस मेजॉरिटी जिसकी रहेगी, कहां पे थी, मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया पाकिस्तान बन गए, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे वो हिंदुस्तान यानी इंडिया ही रहे। पंजाब एंड बांग्लादेश, बंगाल वेर बाइफर्केटेड, यानी पंजाब जो है वेस्ट में और बंगाल जो है ईस्ट में, तो इनको बाइफर्केट अलग करके बना दिया गया पाकिस्तान। बंगाल के पास वाले पाकिस्तान को कहा जाता ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट का बांग्लादेश है, और जो पंजाब को बाइफर्केट करके पाकिस्तान बनाया गया वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। तो इस तरह से बॉर्डर ड्रॉन हुआ। अब देखो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वे नॉन कंटिन्यूअस, यानी ये दोनों देशों को, देश एक पास नहीं थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो इनको ये बॉर्डर बनाने की जो लाइंस थी, अब ऐसे ही तो नहीं खींच देंगे ना बॉर्डर की, चलो ऐसे ड्राइंग कर रहे पेज पे बना दो, कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो बेसिस रहे होंगे। तो बेस था मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी, जहाँ पे जिन एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी थी उनको काट के पाकिस्तान बना दिया गया, जैसे बंगाल और पंजाब। अब देखो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, तो जो पार्टीशन हुआ ना, वो कहने को ऐसा नहीं हो गया कि अलग कर दिया सीधे सीधे। हमारी फैमिली में भी जब पार्टीशन होता है वो भी अच्छे बेस पे, जैसे मान लो ताऊ ताया चाचा चाची, बहुत बड़ा फैमिली हमारी बहुत बड़ी हो गई, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि एक साथ काम कितना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ जाते हैं कि चलो हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन हमारे बीच प्यार बना रहेगा। लेकिन पार्टीशन, जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसका बेस क्या था, तो उसका बेस था रिलीजन, और रिलीजन की वजह से आया बहुत ज़्यादा हेट्रेड। लोगों के मनों में इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई कि उसको पार्टीशन ऑफ नेशन नहीं, पार्टीशन ऑफ हार्ट्स कहा जाता है ना, सेपरेशन ऑफ हार्ट्स। क्योंकि जो हिंदू थे उनको लगता था कि मुस्लिम्स की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन्हें अलग राज्य चाहिए था, उनकी वजह से हम डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनकी वजह से हम रिहैबिलिट हो रहे हैं, और वाइस वर्सा मुस्लिम्स को भी यही लगता था कि हिंदुओं की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड बिकेम ट्रैप्ड इन एरियाज वेयर दे वेयर नाउ माइनॉरिटीज। तो हमने जैसे देखा कि बॉर्डर ड्रॉन होने का क्या था बेस, मेजॉरिटी। तो ऐसे में मान लो जहाँ पे मेजॉरिटी थी मुस्लिम, वो तो पाकिस्तान काट के हो गए, लेकिन कुछ ऐसे देश भारत के अंदर बीच में कुछ ऐसी एरियाज थी जहाँ पे माइनॉरिटी में जो थे मुस्लिम कुछ बचे थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना था, बिकम ट्रैप्ड, वो ट्रैप हो गए बीच में एक माइनॉरिटी बन के। और देखो अनप्रेसिडेंटेड कम्युनल वायलेंस, फोर्स्ड माइग्रेशन, रेफ्यूजी कैंप, सेपरेशन ऑफ फैमिलीज। और ये जो पार्टीशन हुआ ना, उसकी वजह से बहुत कम्युनल वायलेंस हुए। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, मुसलमानों ने सिखों को मारा, सिखों ने मुसलमानों को मारा, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ। इसी वजह से इसको पार्टीशन ऑफ हार्ट कहते हैं। और देखो फोर्स्ड माइग्रेशन, अब जो जहाँ पे रहते थे, मान लो कुछ लोग तो वहीं ट्रैप होके रह गए माइनॉरिटी, कुछ को डिस्प्लेस होना ही पड़ा कि आपको मतलब कोई रह रहा है गुजरात में पर अब वो मुस्लिम है तो उसको डिस्प्लेस होके पाकिस्तान में जाना पड़ा। कुछ लोग लाहौर, जो हिंदू थे लाहौर में रह रहे थे, उनको डिस्प्लेस होके इंडिया में बीच में कहीं आना पड़ा, है ना। तो इतने मास लेवल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ, रेफ्यूजी कैंप लगे, क्योंकि अब जहाँ से कहीं जा रहे हैं तो घर तो है नहीं ना उनका, रेफ्यूजी कैंप में उनको रुकना पड़ता था। फिर देखो सेपरेशन ऑफ फैमिलीज मतलब इधर की उधर हो गई। अब जिसके बुआ फूफा रह रहे हैं मान लो लाहौर में और वो खुद रहा है अमृतसर में, तो फिर उनका तो अलगाव हो गया ना, वो तो एक दूसरे देश के हो गए। तो इस तरह से कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए। Partition was not merely territorial, it divided communities that had lived together for generation.
सिर्फ टेरिटोरियल नहीं था, सिर्फ बॉर्डर लाइंस नहीं खींच दी गई, ऐसी कम्युनिटीज जो सदियों से साथ में रहते आ रही थी ना, उनको अलग कर दिया गया था, उनके मन में एक दूसरे के लिए घृणा पैदा कर दी गई थी थ्रू पार्टीशन। और देखो एनसीईआरटी एस्टिमेट अबाउट 80 लाख माइग्रेशन, एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया लगभग 80 लाख माइग्रेशन, और जैसे मैंने आपको बताया 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। ये रिपोर्ट्स हैं जो डेटा मौजूद है, और डेटा जो नहीं है ना उसका कोई आप वो अनलिमिटेड है कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, अब देखो पार्टीशन, द आइडिया ऑफ सेक्युलर इंडिया। तो पार्टीशन का क्या आइडिया था कि मतलब हमें क्या लगा, जो उन्होंने पार्टीशन का प्रस्ताव दिया उन्हें क्या लगा कि इंडिया सेक्युलर बन जाएगा। द क्वेश्चन, डिड रिलीजियस पार्टीशन मेक इंडिया हिंदू नेशन। अब जब भारत का बंटवारा हो कि पाकिस्तान अलग बना दिया गया है, तो क्या जो हमारा प्रेजेंट भारत है वो हिंदू नेशन बन गया है। हाउ शुड द स्टेट ट्रीट रिलीजियस माइनॉरिटी। स्टेट को रिलीजियस माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो पार्टीशन हो चुका है। इसके बाद जो माइनॉरिटी हैं उनको कैसे ट्रीट करें कि कंडीशंस अच्छी बनी रहें, स्टेबल बनी रहें। सिटीजनशिप शुड नॉट डिपेंड ऑन रिलीजन। सिटीजनशिप जो है मतलब जो हमारे देश की नागरिकता है वो रिलीजन पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए। अब देखो द रिस्पॉन्स क्या है, इक्वल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो नहीं, अभी भी भले ही हमने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश अलग कर दिया, देश का बंटवारा कर दिया, पर हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि रिलीजन के बेस पे सिटीजनशिप दी जाती है, नहीं दी जाती है ना। फिर देखो नो सुपीरियर इंफीरियर रिलीजियस स्टेटस, हमारे संविधान के प्रेम्बल में ही कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist secular democratic republic। सेक्युलर मतलब किसी भी हमारा देश रिलीजियस नहीं है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं बराबर। तो क्या फायदा हुआ पार्टीशन का, जब मुसलमानों को माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के नाम पे हिंदू मुसलमान को बांट करके पार्टीशन कर दिया गया, उसका कोई फायदा हुआ नहीं। हम तो सेक्युलर हैं। आइडियल ऑफ अ सेक्युलर नेशन, हमारा देश जैसे मैंने कहा सेक्युलर है, आइडियल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चीज जैसे मैंने बताया प्रेम्बल में ही है कि हम सेक्युलर हैं, हम हिंदू मुसलमान धर्मवाद जातिवाद ये सारी चीजें नहीं कर सकते। फिर कोई फायदा हुआ पार्टीशन का, नहीं हुआ ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब ये पार्टीशन को हम थोड़ा सा रोकते हैं, यहाँ पे पॉज करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो मैंने बताया आपको कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, उनको कैसे जोड़ के एक राष्ट्र बनाया गया जिसे हम कहते हैं भारत या इंडिया। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट फॉर्म द पॉलिटिकल मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था, जो आज का इंडिपेंडेंट इंडिया है, वो किससे बना था, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जो उनके कंट्रोल में थे पूरी तरह से, और प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे वो जहाँ उनकी पैरामाउंट्सी थी, है ना, वो मतलब जो वहाँ के लोग थे, रूलर थे, उन्होंने मान लिया था कि हाँ हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हैं, पर रूल वही कर रहे थे। तो इन ये दोनों चीज़ों से मिलके बना था आज का भारत या तब का ब्रिटिश इंडिया। अब देखो ब्रिटिश पैरामाउंट्सी वुड लैप्स एट इंडिपेंडेंस, तो जब इंडिपेंडेंट हो गए हम, तो ब्रिटिश पैरामाउंट्सी यानी ये प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, वो अब फ्री हो चुके थे। और अब फ्री होने के बाद उनका ये मानना था कि हम अपने जो भी हमारा भूखंड है उस पर हम खुद ही राज करेंगे, हमें नहीं बनना है किसी भारत का या फिर किसी देश का अंग। ठीक है, अब देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स बिकम लीगली इंडिपेंडेंट इन प्रिंसिपल। तो अब जो इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल था उसमें ये 565 प्रिंसली स्टेट लीगली इंडिपेंडेंट तो हो गए थे। इनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ये भी एक टास्क था। दे कुड ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, अ डायरेक्ट थ्रेट टू टेरिटोरियल यूनिटी। यानी अब वो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने का ही वो प्रयास कर रहे थे। या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे, या तो वो जैसे थे यानी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ही रह सकते थे। ठीक है, तो ये भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए ना एक बहुत बड़ा खतरा था। क्या होगा अगर उन्होंने भारत को ज्वाइन कर लिया, क्या होता अगर हैदराबाद जो भारत के बिल्कुल मध्य दक्षिण में है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेता, है ना, तो क्या होता जूनागढ़ अगर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेता। तो इसलिए ये भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा डर था। अब देखो पटेल्स अप्रोच फर्म प्लस डिप्लोमेटिक। अब ऐसे में नाम आता है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने क्या किया,
प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, कि हमें खंड खंड नहीं होना है, देश का खंड खंड नहीं करना है, हमको एक साथ रह के बना के ही अखंड भारत बनाना है। एकोमोडेट रिलीजन प्लूरलिटी वेयर पॉसिबल, यानी जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे एक रिलीजन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रखो, क्योंकि हम फिर से कोई रिस्क नहीं ले सकते। एक बार ऑलरेडी पाकिस्तान बन चुका है, हमें फिर से दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना है। तो जो सेम रिलीजन के लोग अगर साथ में रह सकते हैं कहीं पे, तो उनको ट्राई करो कि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रह लें। टेरिटोरियल कंसोलिडेशन बिकम ए सुप्रीम प्रायोरिटी, और अब ये चीज़ ना कि टेरिटरीज को कैसे एक करें, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन गया था नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अब एक विलय पत्र बना, इसको हम कहते हैं विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये बनाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट कि आपको, यानी जिनको जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से जो इंडिया भारत को ज्वाइन करना चाहते थे, वो एक विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उनका साइन करना था। अगर वो साइन कर देते हैं तो वो अखंड भारत का एक अंग हो जाते थे। मोस्ट कंटिन्यूअस स्टेट ज्वाइंट थ्रू नेगोशिएशन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट्स थे ना जो भारत के बीच में थे, उन्होंने नेगोशिएशन मतलब थोड़ी बहुत समझाने के बाद वो मान गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उन्होंने साइन कर दिया। जूनागढ़ प्लेबिसाइड कन्फर्म डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। जूनागढ़ में क्या हुआ? प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी लोगों का डायरेक्ट लोगों से पूछा गया कि क्या आप भारत का अंग होना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो इस तरह से जूनागढ़ भी भारत का एक भाग बन गया। डिफिकल्ट केसेस कौन कौन से थे? तो डिफिकल्ट केसेस थे जी जूनागढ़ के, जैसे वहाँ प्लेबिसाइड कराना पड़ा। हैदराबाद का आगे हम जानेंगे निज़ाम की कहानी। फिर कश्मीर और मणिपुर, ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट केसेस थे जो इजीली भारत का अंग नहीं बनना चाहते थे, जिनको भारत का अखंड अंग बनाने में बहुत डिफिकल्टी आई थी। अब देखो हैदराबाद, द मोस्ट डिफिकल्ट केस, तो जो भारत का अखंड बनाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई थी ना जिस जगह पे, वो थी हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम कौन थे? उस्मान अली खान। तो इन्होंने कहा कि हम भारत का पार्ट नहीं बनेंगे, और फिर इन्होंने कहा क्या किया? लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, अगर ये पाकिस्तान का अंग बन जाता बीच में से, तो कितना खतरा होता भारत को। देखो, निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन नवंबर 1947। तो यहाँ के जो निजाम थे यानी उस्मान अली खान, तो ये क्या चाहते थे कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है जी? तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा चलने दो, हमारे पे हम ही रूल करेंगे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद अब उनका कोई लेना देना नहीं, और जैसा है हमारा देश चल रहा है, जैसे हमारा राज्य, मतलब तब तो देश ही था ना हैदराबाद अलग, तो वैसे ही चलने दो। अब पीपल्स मूवमेंट ग्रीव, तेलंगाना प्रेजेंटली सफर्ड अंडर ऑप्रेसिव रूल। अब ऐसे में वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि हम नहीं किसी देश का, हम भारत का अंग हमें बनना है। ऐसी चीज़ों के साथ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। रज़ाकार्स यूज्ड वायलेंस। रज़ाकार्स किन्हें कहते हैं? मिलिटेंट्स को। तो वहाँ के जो हैदराबाद के मिलिटेंट्स थे, उन्होंने वायलेंस मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट, गोलीबारी, इन सब के बेस पे उन्होंने द सिचुएशन एस्केलेट और ज़्यादा स्थिति को खराब कर दी। और ऐसे में क्या किया गया? सितंबर 1948 इंडियन आर्मी इंटरवीन, निज़ाम सरेंडर्ड हैदराबाद एक्सेस टू इंडिया। जब वहाँ के रज़ाकार्स ने वायलेंस यूज करना शुरू कर दिया, तो फाइनली 1948 में थ्रू विच ऑपरेशन, तो होगा यहाँ पे नाम ऑपरेशन पोलो। एंड हु लेड द ऑपरेशन पोलो? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ऑपरेशन पोलो में 1948 में एक मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को भी भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो ये थी जी सबसे बड़ी चुनौती किसकी? हैदराबाद की, क्योंकि इसका जो था ना वो उस्मान अली खान निज़ाम यहाँ का, वो चाहता ही नहीं था भारत का अंग बनना, तो इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। फिर दूसरा कैसे? मणिपुर एक्सेशन इलेक्शन मर्जर। अब इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि यहाँ के राजा थे बौद्ध चंद्र सिंह। मणिपुर के राजा कौन थे? बौद्ध चंद्र सिंह। तो इन्होंने भी कहा कि हम नहीं करेंगे,
हम भारत के साथ हमारा विलय नहीं होगा, हम भारत के साथ नहीं मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में देखो महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कब साइन किया ये भी पढ़ते हैं। इंटरनल ऑटोनॉमी वाज इनिशियली असोर्ड, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस बेस पे साइन किया कि हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी होगी, जो मतलब आसपास अब रहो आप, हम आपके देश का भाग बनने के लिए रेडी हैं, पर हमारी जो रेवेन्यू होगी, जो भी सारी फोर्सेज होंगी, वो सारी यानी इंटरनल ऑटोनॉमी हमारे हाथों में रहेगी। तो इनिशियल यानी शुरू में ना इनको इस बेस पे ये भारत का अभिन्न अंग बने। जून 1948 में इलेक्शंस हुए, किस बेस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मैंने कहा ना इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम भारत में 1948 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है जी? तो एवरीवन 18+, बीट वुमेन, बीट मैन, बीट whoever कैन वोट, है ना। 18+ जो लोगों को वोट करने का राइट था, तो यूनिवर्सल 16+ था तब। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे 1948 में पहली बार कहाँ पे हुआ इलेक्शन? मणिपुर में। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे फिर इसके बाद स्थापित की गई, इसलिए कि ये भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। अब देखो एग्जाम अलर्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1948 में मणिपुर ऐसा पहला जगह था जहां पे भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शन हुए। देखो शार्प डिबेट ओवर मर्जर विथ इंडिया, और इसका जो इंडिया के साथ मर्जर रहा ना उसमें बहुत शार्प डिबेट रही। पहले इन्होंने कहा कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं, फिर इन्होंने कहा हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं हार्म होनी चाहिए, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। तो इसका ये जो मर्जर था ना बहुत डिफिकल्ट था। सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट हुआ। जूनागढ़, अब यहाँ का ये जूनागढ़ और कश्मीर का लेटर एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है, पर इसका सितंबर 1949 में मणिपुर मर्ज हो गया इंडिया में। अब जूनागढ़ का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ है ये जो गुजरात का पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ से पास में है पाकिस्तान। तो ऐसे में जो जूनागढ़ का जो राजा था मोहब्बत अली खान थर्ड, तो उनको चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होंगे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी यानी जो लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है। तो ऐसे में वहाँ पे हुआ एक प्लेबिसाइट मतलब जन्म संग्रह, यानी लोगों से डायरेक्ट पूछा गया कि आप बताओ आप कहाँ किस देश के साथ जुड़ना चाहते हो, आप पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हो या इंडिया का। तो 99%, माइंड द वर्ड्स, 99% लोगों ने कहा कि हम भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। इस तरह से जूनागढ़ भारत का एक पार्ट बन गया। अब देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, अब जब देश मतलब बन गया 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके हमारा देश अखंड भारत बन गया, तो जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था ना, क्योंकि 565 प्लस ब्रिटिश प्रोविंसेस इतने सारे खंडों में तो नहीं रह सकता था देश, तो इनको रीऑर्गेनाइज किस तरह से किया गया, किस बेस पे किया गया? आफ्टर इंटीग्रेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड इंडिया इंटरनल बाउंड्रीज लाइज, यानी इंटीग्रेशन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंटरनल बाउंड्रीज, जो आंतरिक बाउंड्रीज हैं वो कहाँ से लाई करते हैं, उनको किस बेस पे उनका बंटवारा किया जाए। colonial boundaries were shaped by administrative convenience and princely territories, तो जो इसके पहले यानी 1947 के पहले थी वो किस बेस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे उनका था कि कहाँ से कहाँ तक एडमिनिस्टर किया जा सकेगा, तो उस बेस पे वहाँ पे बाउंड्रीज थी, ठीक है। लेकिन नेशनल मूवमेंट हैड अर्लियर एक्सेप्टेड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, तो 1920 के आसपास ही लाहौर सेशन में ये मान लिया गया था नेशनल मूवमेंट्स में कि लिंग्विस्टिक बेस पे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे हमारे जो इंटरनल बाउंड्रीज होंगी वो लिंग्विस्टिक बेस पे रहेंगी, यानी भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य हमारे बनाए जाएंगे। जिस भाषा के लोग बोलते हैं उनका मान लो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है तो बोलते हैं लोग, तो उनको काट के मतलब उनको बांट के एक अलग राज्य बना देंगे। तो पहले 1920 के लाहौर सेशन में ही ये डिसाइड हो गया था कि लिंग्विस्टिक बेस रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट आफ्टर पार्टीशन लीडर्स फियर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स कुड एनकरेज डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, तो 1920 के लाहौर सेशन में ये हो गया था तय कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल रहेगा। लेकिन पार्टीशन के बाद ना लीडर्स को डर लगने लगा कि कहीं डिसइंटीग्रेशन मतलब भारत को फिर से विखंडित करने का एक जरिया ना बन जाए, कि हम फिर से कहीं टूट ना जाए।
तो उनको डर लग गया कि भाई लिंग्विस्टिक बेस पे अब मान लो रिलीजन के बेस पे ऑलरेडी पार्टीशन हो गया, तो लिंग्विस्टिक बेस पे हम करेंगे तो क्या पता फिर से कुछ चीज़ें खतरनाक होती जाए, खराब होती जाए। लेकिन अब देखो इसमें आता है आंध्रा मूवमेंट की बात हम कर लेते हैं। पोट्टी श्रीरामुलु इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा तेलुगु स्पीकिंग, जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनका एक अलग राज्य, उनके लोगों का एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए आंध्र प्रदेश। और उसको लेके सरकार ने कहा ये ऐसा नहीं कर सकते हम, तो इसे लेके इन्होंने 56 दिनों तक क्या किया, फास्ट, इनफाइनाइट फास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, 56 डेज, देखो यहाँ पे है भी 56 डेज तक इन्होंने फास्ट किया लगातार। और फाइनली 56 डेज के बाद इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो जिसके बाद गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि हाँ भाई चलो हम एक आंध्र प्रदेश नाम का एक राष्ट्र बना देंगे ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। तो आंध्रा वॉज द फर्स्ट स्टेट विच डिवाइडेड, विच मेड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। और कब बना, 1952 में आंध्र प्रदेश बना रिलीजन के बेस पे। तो सबसे पहला राज्य ही हमारे देश का, इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश की बनाई गई रिलीजन के बेस पे कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों को का अलग एक राज्य होगा। ठीक है, अब देखो मूवमेंट एक्सेलरेटेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद से मतलब जो 1956 में जो 1952 में आंध्रा का जो तमिल के बेस पे हो बाइफर्केशन रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, तो उसके बाद और ज़्यादा मूवमेंट्स बनने लगे कि हमारी भी लैंग्वेज के बेस पे अलग राज्य बना दो हमें। लैंग्वेज बिकेम ए मेजर बेसिस ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। और इस वजह से आगे चल के जो स्टेट बाउंड्रीज थी उनका एक बहुत बड़ा बेसिस क्या बन गया, लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज तय की जाने लगी। अब देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956, तो फाइनली 1956 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, जिन्होंने क्या कहा 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 में आफ्टर 1952 के आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, जिसमें तेलुगु लोगों को का अलग एक राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश, तो 1952 में ये हुआ। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ने क्या बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो उनको ये काम बोला गया कि आप देखो कि मतलब हो सकता है क्या लैंग्वेज के बेस पे ही इंटरनल बाउंड्रीज खींचनी चाहिए, या क्या रीजन, क्या बेस होगा, कैसे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो देखो टास्क क्या था, एग्जामाइन द रीड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, मतलब वही कि स्टेट की बाउंड्रीज जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं भारत की, वो किस बेस पे रीड्रॉ की जाए, बनाई जाए। देखो की रिकमेंडेशन क्या थे, स्टेट बाउंड्रीज शुड रिफ्लेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब उनको पहले ही उनको एडवाइस दे दी गई थी कि स्टेट बाउंड्रीज आप इस तरह से बनाने का ट्राई करना, आप इस तरह से देखना कि लैंग्वेजेस उनके अलग अलग हों। मतलब कई तरह के लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रहेंगे तो कन्फ्लिक्ट होते रहेगा, तो इसको ध्यान में रख के बनाना कि लैंग्वेजेस उनकी अलग हो। 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ लैंग्वेज के बेस पे जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं उनको हमें बनाना चाहिए। रिजल्ट 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज। तो उसके बाद 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बना 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। अब देखो हम जानते हैं 1952 में आंध्र प्रदेश बना एक तमिल स्पीकिंग स्टेट। ठीक है, अब आफ्टर 1956 रीऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड। कैसे, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग दो एक ही में जो थे स्टेट वो अलग अलग हुए। फिर 1963 में नागालैंड एक अलग स्टेट बना। फिर 1966 में पंजाब से अलग होके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। और देखो लेटर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने। 2000 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड बने। 2024 विच इज द मोस्ट रिसेंट केस, तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से भी अलग होके। देखो रीजनल कल्चर डेवलपमेंट ऑल्सो बिकेम बेस फॉर न्यू स्टेट डिमांड। अब स्टेट के डिमांड में लैंग्वेज तो था, पहले स्टार्टिंग तो लैंग्वेज से हुई, लेकिन बाद में क्या रीजनल कल्चर और डेवलपमेंट को भी एक बेस बना के इंटरनल बाउंड्रीज खींचने की बात की जाने लग गई। अब देखो आगे क्या है, डिड लिंग्विस्टिक स्टेट्स वीकन इंडिया। तो अब जब हम जानते हैं कि भारत के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे हो गए, लिंग्विस्टिक बेस पे यानी भाषा के आधार पे, तो अब सवाल ये है कि क्या इसकी वजह से भारत कमजोर हुआ है। देखते हैं,
अर्ली फियर, सेपरेटिज्म, प्रेशर ऑन द न्यू नेशन, पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन। तो जब भाषा के आधार पे भारत ने डिसाइड किया कि हम अपना जो इंटरनल बाउंड्रीज होंगी वो होंगी लिंग्विस्टिक बेस पे, यानी अलग भाषा के बोलने वाले लोगों का अलग अलग राज्य रहेगा। तो इसके अर्ली फियर क्या थे, अर्ली डर क्या था, सेपरेटिज्म, यानी लोग अब मराठी वाले कहेंगे ये गुजराती हमसे अलग है, इसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो सेपरेटिज्म आ जाता। और क्या, प्रेशर ऑन द न्यू नेशन, नए राष्ट्र पे प्रेशर बनता कि हाय सेपरेटिज्म हो रहा है, ये तो एक दूसरे का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। फिर देखो पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन, और ये जो हेट्रेड शुरू होती, ये पॉसिबल था कि इसकी वजह से भारत फिर से कई खंड हो सकते थे, है ना। तो ये अर्ली फियर्स थे। और देखो फाइनल चॉइस, अकोमोडेट रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स, पर फाइनल चॉइस क्या थी, अकोमोडेट रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स, कि रीजनल और लिंग्विस्टिक जो भी क्लेम्स हैं कि हमें भाषा के आधार पर अलग कर दो, उनको ही रखा गया। और देखो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन वाज सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन थी उसको मोर डेमोक्रेटिक समझा गया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ना एक होता है, अब मान लो यहाँ मेरे साथ मैं भोजपुरी बोल रही हूँ और मेरे साथ कोई है जो बंगाली बोल रहा है, तो ऐसे में हमारा जो नेता आएगा वो बंगाली बोले तो मुझे नहीं समझ में आएगा, भोजपुरी बोले तो मेरे पास वाले को नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे में अगर एक भाषा के लोग एक साथ रहेंगे ना, तो जो उनका लीडर होगा वो भी उनके साथ उसी भाषा में उनके साथ तालमेल बिठा पाएगा, और इस तरह से डेमोक्रेसी थोड़ी इजीली मूव करेगी। तो इसलिए बोल रहा है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन वाज सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डेमोक्रेसी को और अच्छी तरह से चालू रख सकती थी। फिर इट ओपन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बियॉन्ड ए स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। अब इसी वजह से ना कि बस जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट थे स्टार्टिंग में बस उन तक ही पॉलिटिक्स था, लेकिन अब जब रीजनल लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग रीजन्स और स्टेट्स बन गए, लेट्स से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल बन गया तो जहाँ पे बांग्ला बोलने वाले लोग थे, फिर गुजरात बन गया, गुजराती बोलने वाले, महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले, तो लोकल लेवल पे भी लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि उनका जो लीडर था उनके बीच का था, उसे भी उनकी भाषा आती थी। तो इस तरह से पॉलिटिक्स एक एलीट क्लब ना बन के कॉमन लोगों के बीच की बात भी हो गई। अब देखो एनसीईआरटी कंक्लूजन है, लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट डिसइंटीग्रेट इंडिया, दे स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। एनसीईआरटी पढ़ के आपको पता चलेगा कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो हमारे देश का हुआ है, देश की इंटरनल बाउंड्रीज बनी है, उसने देश को और मजबूत ही किया है, वीक नहीं किया है। देखो क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा। एक डेट शीट जान लो, 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, कब, एट द आवर ऑफ मिडनाइट। अब देखो 1948 में हैदराबाद एक्सेशन, मणिपुर इलेक्शंस, तो 1948 में थ्रू ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का एक्सेशन हुआ और मणिपुर में हुआ फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन। देखो 1949 में क्या हुआ, मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद 1952 में क्या हुआ, पोटे श्रीरामुलु की डेथ हुई, की मृत्यु हुई 56 दिनों के अनशन के बाद, और पहली बार भारत में एक लिंग्विस्टिक बेस पे राज्य बना, तेलुगु के बेस पे आंध्र प्रदेश। 1953 में क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और किस लिए, कि आप पता लगाओ भाई किस बेस पे हमारे देश की जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं उन्हें हम किस बेस पे खींचें। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसकी जब लैंग्वेज के बेस पे फाइनली स्टेट्स का बंटवारा की लाइंस खींच दी गई, इंटरनल बाउंड्रीज खींच दी गई। फिर 1960 में महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात बना। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, यानी पंजाब से अलग होके हरियाणा और हिमाचल बने। कौन कौन बने पंजाब से अलग होके, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 में मेजर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे उन कई स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर 2000 से लेकर 2014 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुए। फिर अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट्स में बताना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।